प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ सामाजिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो समाज में रहते व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन अधिकारों के बिना अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। इन सामाजिक अधिकारों का स्वरूप देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। वर्तमान समय में सामाजिक अधिकारों में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन का अधिकार है। जीवन के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्वक ढंग से अपना जीवन जी सकता है। प्रत्येक राज्य, चाहे वह किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, उसका दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करे, क्योंकि इस धरती के ऊपर राज्य का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है और अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए किया गया है। अगर कोई राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करने में असफल रहता है तो राज्य का निर्माण करने का औचित्य समाप्त हो जाता है। प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक ने तो जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। जॉन लॉक का कहना था कि जीवन का अधिकार प्रकृति की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाता है और इस अधिकार के ऊपर रोक लगाने का किसी भी समाज को, किसी भी राज्य को, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करनी होगी कि जीवन का अधिकार इतना व्यापक है कि व्यक्ति स्वयं भी अपने जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक देश में आत्महत्या को एक अपराध माना गया है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको कानून के अनुसार सजा मिलती है। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है और जीवन के अधिकार का भी तभी औचित्य है जब साथ में स्वतंत्रता का अधिकार हो, क्योंकि गुलामी में या किसी की अधीनता में जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं होता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार में जो स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं उनमें प्रथम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कानून द्वारा स्थापित विधि के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और अपराध के समय जो कानून होता है उसी के अनुसार उसको सजा दी जा सकती है और एक अपराध करने पर एक ही बार सजा मिल सकती है तथा किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म व्यक्ति का आंतरिक मामला है और इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म में विश्वास करने, उसके लिए कार्य करने तथा प्रचार करने की पूर्ण छूट प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और किसी भी समय उस धर्म को छोड़ सकता है। धर्म के मामले में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि कोई धर्म राज्य की शांति को खतरा पहुंचाता है, राज्य में अनैतिकता को बढ़ावा देता है, अराजकता को बढ़ावा देता है या मानव बलि को प्रोत्साहित करता है, तो राज्य की तरफ से उस धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है।
इस अधिकार के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति लिखकर या बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसको प्रेस की स्वतंत्रता का नाम भी दिया जा सकता है। और एक सच्चे लोकतंत्रात्मक देश में प्रेस किसी अनावश्यक दबाव से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही जनता को सरकार के अच्छे बुरे कार्यों की जानकारी मिलती है और सरकार को भी जनता की प्रतिक्रिया मालूम पड़ती है। अगला है एकत्रित होने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। वास्तव में एकत्रित होने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को साकार रूप प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जैसे विचारों वाले व्यक्तियों को एकत्रित करके उनको अपने विचारों से अवगत करा सकता है और एक जैसे हितों वाले व्यक्ति एक संगठन का निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति या संगठन से राज्य की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचता है तो उस संगठन पर रोक लगाई जा सकती है, उस पर प्रतिबंध लग सकता है। अगली स्वतंत्रता है घूमने फिरने और निवास करने की स्वतंत्रता। राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य में बिना किसी परमिट के घूमने फिरने और निवास करने की आज़ादी होती है। लेकिन यहाँ पर भी राष्ट्र की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति के घूमने से या निवास करने से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो उस व्यक्ति के घूमने फिरने के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, उसको नजरबंद किया जा सकता है। अगली स्वतंत्रता है व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपना भरण पोषण करने के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। इस स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, जन्म स्थान, रंग, नस्ल या लिंग के आधार पर कोई कार्य करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि राज्य की तरफ से प्रत्येक कार्य के लिए योग्यता निर्धारित की जा सकती है। अगली स्वतंत्रता है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति की अपना धर्म, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसके नैतिक मूल्य आदि होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को इन सब को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। कोई भी अन्य व्यक्ति या सरकार इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सामाजिक अधिकारों में अगला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को प्रजातंत्र का आधार माना जाता है, यानी कि जिसके ऊपर प्रजातंत्र टिका होता है। समानता के अभाव में प्रजातंत्र टिक नहीं सकता। जिस समाज के अंदर समानता नहीं पाई जाती है वहां पर प्रजातंत्र लंबे समय तक नहीं चल सकता। इस अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपना विकास करने के लिए आवश्यक अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक अधिकारों के इस समानता के अधिकार में प्रथम है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के अंदर जाति, धर्म, नस्ल, रंग और लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि नागरिक आपस में किसी इन आधारों में से किसी एक आधार के ऊपर कोई भेदभाव करते हैं तो उनको कानून के द्वारा सख्त सजा का प्रावधान होता है। अगला है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, रंग, नस्ल या लिंग के
भेदभाव के अपना आर्थिक विकास करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर सरकार प्रत्येक कार्य और व्यवसाय के लिए आवश्यक शर्त व योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। अगला है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश में बिना किसी भेदभाव के राजनीति में भाग लेने या शासन संबंधी कार्यों में भाग लेने की आजादी होना। यानी कि देश के अंदर सभी सरकारी व संवैधानिक पद प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से खुले रहते हैं और उनको प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार दिया जाता है। अगला है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। कानून धनी निर्धन, ऊंच नीच, जाति पाति, स्त्री पुरुष या गोरे काले के आधार के ऊपर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। एक जैसा अपराध करने पर सभी को एक जैसी सजा मिलती है। सामाजिक अधिकारों में अगला अधिकार है परिवार का अधिकार। परिवार व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व अनिवार्य संस्था है और राज्य की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को परिवार का अधिकार दिया गया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, परिवार बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भयानक बीमारी से पीड़ित है तो उसको राज्य की तरफ से विवाह करने से रोका जा सकता है। और बढ़ती हुई जनसंख्या तथा घटते संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की तरफ से संतान उत्पत्ति पर भी नियम बनाया जा सकता है। अगला अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति खरीदने की, संपत्ति रखने की और संपत्ति बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता होना। इस संपत्ति के अधिकार के ऊपर जितना विवाद रहा है उतना विवाद शायद किसी अन्य अधिकार के ऊपर नहीं रहा है। इस अधिकार को कुछ विचारक बुरा मानते हैं तो कुछ विचारक इसको महत्वपूर्ण अधिकार स्वीकार करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार संपत्ति एक बुराई है और यह समाज को दो वर्गों में बांट देती है। एक वर्ग जिसके पास साधनों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि उत्पादन के साधन उसके पास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और दूसरा वर्ग जो साधनहीन होता है, गरीब होता है। लास्की ने भी संपत्ति के अधिकार को बुरा बताया है। लास्की का मानना है कि संपत्ति का अधिकार समानता के अधिकार को नष्ट कर देता है। लेकिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति एकत्रित करना, संपत्ति रखना और बेचना व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह अधिकार व्यक्ति को प्रकृति से मिलता है और सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर इन दोनों विचारों का गहराई से अध्ययन करने के बाद स्पष्ट होता है कि दोनों ही विचारों में कुछ न कुछ सच्चाई है। अत्यधिक संपत्ति बुराइयों को जन्म देती है, तो संपत्ति का अभाव भी व्यक्ति के अंदर अनेकों कमजोरियों को, बुराइयों को पैदा करता है। इसलिए सीमित मात्रा में, यानी कि कानून के दायरे में रहकर व्यक्ति को संपत्ति रखने का, संपत्ति बेचने का और संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुसार भी 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला अधिकार है शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा व्यक्ति के जीवन से अंधकार को मिटाने तथा प्रकाश स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए आज विश्व के प्रत्येक देश में व्यक्ति को शिक्षा देना राज्य का अनिवार्य कार्य माना गया है और जहाँ तक हो सके राज्य को शिक्षा निःशुल्क रूप में देनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति से वंचित न रह जाए।